वेलकम टू द डिज़ायर पॉइंट। मैं सृजन पांडे, आपका मेंटोर। आज की इस क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी गर्मियों के मज़े ले रहे होंगे। और अगर मज़े ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अब सारे मज़े ख़त्म होने वाले हैं और दूसरे तरीके के मज़े अब शुरू होंगे, यानी कि अब हम सब पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ आपसे मिलने आए हैं ताकि आपके साथ मैं कक्षा 11 का सिलेबस डिस्कस कर सकूं, बायोलॉजी का। अब क्योंकि हाई स्कूल के एग्जाम्स आपके हो गए हैं और आपकी नई क्लासेस भी शुरू हो चुकी होंगी स्कूल्स में या जहां भी आप पढ़ रहे होगे, तो मैं इतना समझ सकता हूं कि अगर आज आप इस क्लास में आए हो तो आपने मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स छोड़ के बायोलॉजी लेने का फैसला कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूं कि आप मेडिकल फील्ड में जाओगे या तो आप बायोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में ही आगे जाओगे। ठीक है, तो ये जो 11th की क्लास है यही आपका फाउंडेशन बनाएगी, यानी कि आपका बेस बनाएगी। ठीक है, आपकी जो बायोलॉजी को लेकर एक समझ है वो आपका क्लास 11th बनाता है। हो सकता है कि आपको ये क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगे, आपको लगे कि ये कैसी नई नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन वो मेरा काम है कि आपको जिन्हें समझ में आए और आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो आपको बस क्लास में बने रहना है और फोकस बना के रखना है और बस मेहनत करना है कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग एक बार सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं और ये जान लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कहाँ इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड्स के लिए। ठीक है, सिलेबस कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिस्कस करने का ये मतलब नहीं है कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पढ़ना है। हमें पूरा पढ़ाना है और आपको पूरा पढ़ना है। ये इसके लिए होता है कि फाइनल टाइम में आप रिवाइज कर सको उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से, ताकि आपके मार्क्स गेन हो। लेकिन अगर आपको कम्पिटेटिव एग्जाम देना है, जैसे कि नीट हो गया, उसके लिए आपको पूरे सिलेबस पर कमांड होना चाहिए। बस एनसीईआरटी जो आप 11th में पढ़ोगे और इसके बाद जो भी आप 12th में पढ़ोगे, इन दोनों का ही बहुत अहम रोल होगा आपके नीट सिलेक्शन में, या जो भी आप आगे अगर बीएससी या एग्रीकल्चर कुछ भी करना चाहते हो बायोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में, आपको ये 11th-12th ही काम आएगा। ठीक है, सो 11th का सिलेबस कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है, छोटा है और आपका मन लगा रहेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लोगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, आपको अपने बारे में जानना है, अपने शरीर के बारे में जानना है, आसपास के बारे में जानना है, तो बेसिकली आप अपने जीवन की नॉलेज गेन कर रहे हो। ठीक है, तो 5 यूनिट है आपकी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हैवी यूनिट है वो है पादप कार्य की और मानव कार्य की, यानी कि इंसान के अंदर का क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, और पौधों के अंदर का। ये दोनों यूनिट आपकी 18-18 नंबर की आती है। ठीक है, उसके बाद में आता है कोशिका संरचना और कार्य। कुछ 9th की याद आई, यही सेम चैप्टर आपका 9th में था, कोशिका संरचना और कार्य। ठीक है, 9th में जिसको ये कठिन लगा होगा उसने सोचा होगा कि बस हो गया, लेकिन ये अंडरटेकर की तरह दोबारा आ गया आपके सामने। और कुछ ज्यादा नहीं है, वही सब टॉपिक है, बस थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है। टॉपिक वही सारे हैं, आपको वही माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, वही लाइसोसोम पढ़ना है, बस इस बार थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में जो आप ये यूनिट आपकी 15 नंबर की, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है जंतुओं और पौधों का संरचनात्मक संगठन। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, जो प्लांट से अलग अलग तरह के वो कैसे बने, उनका संगठन कैसा है, वो कैसे, संगठन का मतलब ये कि किस तरीके से बने, कौन कौन से अंग होते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ बेसिक बेसिक हम इसमें पढ़ लेंगे। ये आपकी यूनिट है 12 नंबर की। और जो सबसे कम नंबर का आता है सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता, ये आपको नया टॉपिक मिला है, पहला ही चैप्टर आपको नया मिल गया है। नया है इसका मतलब ये नहीं कि कठिन है, नया है इसका ये मतलब है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। विविधता का मतलब ये है कि अलग अलग, यानी कि जो हम लोग जी रहे हैं उसमें कितने अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं विविधता। क्या बोलते हैं? विविधता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर तुम डॉग्स को देख लो, कुत्तों को देख लो, कुछ इतने बड़े होते हैं, ठीक है, छोटे से, कुछ इतने बड़े होते हैं जमीन से लेकर, कुछ पतले होते हैं, कुछ तेज होते हैं, कुछ मोटे, कुछ हैवी लगते हैं जैसे बुलडॉग, कुछ लंबे होते हैं जैसे ग्रेट डेन। ये क्या है? कुत्ता ही है, लेकिन सब अलग अलग प्रकार के, इसी को बोलते हैं विविधता। अब इंसानों को देख लो, कुछ नीग्रो होते हैं, कुछ हम लोग की तरह होते हैं, कुछ मंगोलॉइड होते हैं, यानी कि जो एशियन, जो चाइनीज होते हैं उनके तरह होते हैं। तो इंसानों में भी विविधता है, अलग अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, 2400 तरह के तो आम पाए जाते हैं। ये क्या है? ये है विविधता, यानी कि कितने अलग अलग तरह के जीव आपको प्रकृति में देखने को मिलते हैं। उसके बारे में हमें पढ़ना है सजीव जगत की विविधता में। अब आप अगर अपने सिलेबस पे थोड़ी सी नजर डालो तो सबसे पहले आप पढ़ोगे कि सजीव जगत होता क्या है, यानी कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, जीवित क्या है और निर्जीव क्या होता है। ठीक है,
उसके बाद में जीव जगत का वर्गीकरण, कि जहां पे आप रह रहे हो इस पूरे जीवों को कितने भागों में बांटा गया और उसको बांटने का आधार क्या है, क्यों बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, किसने बांटा, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में यही सेम चीज हम वनस्पति जगत के साथ करेंगे, फिर जंतु जगत, कि वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा गया, किस आधार पे बांटा गया, किसने बांटा, कैसे बांटा, और हम इसके बारे में कैसे पढ़ सकते हैं। जंतु जगत के साथ भी हम यही करेंगे। दूसरी यूनिट है आपकी जंतुओं और पौधों का संरचनात्मक संगठन, यानी कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे अब देखिए, पुष्पी पौधों की शारीरिकी, यानी कि जो फूल वाले पौधे होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल होते हैं, उनकी शारीरिकी यानी कि उनकी बॉडी कैसी होती है। अब आकारिकी, उनका आकार कैसा होता है, ठीक है। संरचनात्मक संगठन यानी कि उनका पाचन, देखो जंतुओं का संरचनात्मक संगठन यानी कि पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र यानी कि हार्ट, श्वसन यानी कि फेफड़ों, और तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, इन सब के बारे में, उनकी संरचना क्या है, कौन कौन से अंग होते हैं, उनका नाम क्या होता है, उनका कार्य क्या होता है, सब कुछ हमें इसके बारे में बढ़िया से पढ़ना है और हम बढ़िया से पढ़ेंगे। कोशिका संरचना एवं कार्य, आपको पता है कोशिका होती है जीवन की इकाई, 9 से ही पढ़ रहे हो। आप कोशिकाओं से मिलके बने हो, हम कोशिकाओं से मिलके बने हैं, सभी कोशिकाओं से, मोदी जी भी कोशिकाओं से ही मिलके बने हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं जैविक अणु, जो आप बने हो वो, उसमें कौन कौन से अणु परमाणु, यानी कि और छोटे लेवल पे हम जाके बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना है, ठीक है। जब जैसे रासायनिक संगठन, अभी तक आप पढ़ते थे कि प्रकाश संश्लेषण होता है और ग्लूकोज बनता है, तो C6H12O6 ग्लूकोज को बोलते थे। अब यहां पे हम सब चीज पढ़ेंगे कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन कैसे बने होते हैं। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड को मिलाकर, अमीनो एसिड पूरे 20 तरह के होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अब मैं आपको बताऊं, आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट होता है केले में, आलू में, चावल में, फल में पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे ग्लूकोज आप जानते हो, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट, इन सब के बारे में हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि जैविक अणु, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। फिर कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन आप पढ़े हो, एक कोशिका 2 भाग में बट के 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे ही हम कहते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। अब अगला क्या है, पादप कार्यकी, यानी कि पौधे किस तरह से कार्य करते हैं, उनका अंग कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे 3rd यूनिट में। देखो, जैसे प्रकाश संश्लेषण आप जानते हो, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ये बेसिक है। इसमें आप पढ़ोगे कहाँ होता है, कौन कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है, कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, कितनी ऊर्जा खपत होती है, ये सारी चीजों के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। फिर आएगा पौधों में श्वसन। अब देखो, श्वसन यानी कि जो पौधे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ते हैं, वो होता है श्वसन। श्वसन ये नहीं होता कि सांस लिया और छोड़ दिया, आधों को तो यही पता होगा कि श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। श्वसन का मतलब होता है शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना। समझ में आया? ये जो बच्चों वाली कहानी होती है ना कि श्वसन कर रहे हो मतलब सांस ली और छोड़ दी, ये नहीं होता श्वसन। श्वसन होता है कि ग्लूकोज को तोड़ना है, उससे हमें ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो पौधे किस तरीके से करते हैं, हम लोग तो करते ही हैं, पौधे भी, उनको भी ऊर्जा की जरूरत है। फिर आता है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। अब देखो, पादप की वृद्धि के बारे में आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि कल को कोई मान लो प्लांट्स पे रिसर्च करेगा, पौधों पे वो शोध करेगा, तो वो देखेगा ना कि कैसे हम पौधों की वृद्धि को जल्दी कर सकते हैं या रोक सकते हैं ताकि किसानों को उसका लाभ मिले। इसलिए इस यूनिट को रखा गया ताकि अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हो तो आप आगे जाके इसके रिगार्डिंग भी रिसर्च या पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। फिर आ गया मानव कार्यकी, ठीक है। आपने पौधों में पढ़ा श्वसन, अब मानवों में भी आपको पढ़ना पड़ेगा श्वसन। हम लोग भी क्यों श्वसन करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन उसको तोड़ता है और ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ये मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिर अगला आता है परिसंचरण एवं देह तरल। परिसंचरण मतलब बॉडी में ब्लड का घूमना, इसको बोलते हैं परिसंचरण। देह तरल मतलब, देह का मतलब होता है बॉडी, तरल का मतलब होता है लिक्विड, यानी कि यहाँ खून की बात हो रही है, रक्त की बात हो रही है। रक्त की बात, भाई देह का तरल, बॉडी में तो एक ही लिक्विड है, पानी, ठीक है, अरे सॉरी ब्लड। अब आगे उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन। देखो, हम बहुत कुछ खाना खाते हैं लेकिन सब कुछ हम पचा नहीं सकते, तो जो हम पचा नहीं सकते या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जहरीले होते हैं, उसको बॉडी से निकालना ही कहलाता है उत्सर्जन। यानी कि जहरीले पदार्थों को शरीर से निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन और निष्कासन। इसमें आपकी किडनियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। यानी कि इसमें आप किडनियों के बारे में पढ़ोगे, आपकी जो वृक्क है उसके बारे में पढ़ोगे, तो उसी को कहते हैं उत्सर्जन। भाई दिन भर खा रहे हो अनशन, ठीक है,
फुल्की वाले भैया बरसात में अंड बंड खा रहे हो, तो जो बॉडी में टॉक्सिन्स आ रहे हैं वो कैसे निकलेंगे? इसी किडनी के थ्रू। अलग अलग तरह की दवाइयाँ आजकल तो देखो, लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं जिमों में, उससे क्या होता है? उनकी बॉडी पे खराब इफेक्ट पड़ता है। उस स्टेरॉइड को बॉडी से निकालता है तुम्हारा लिवर और किडनी, इसीलिए सबसे पहले वही डैमेज होते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन, ठीक है। फिर आएगा गमन एवं संचलन, ठीक है, यानी कि छोटे जीव बड़े जीव हम आप सब कैसे गमन करते हैं, चलते कैसे हैं, यानी कि मूवमेंट। चलने का मतलब केवल चलने से नहीं होता, मूवमेंट कैसे करते हैं, हाथ कैसे करते हैं, कौन कौन से ज्वाइंट्स हैं, इन सब के बारे में बेसिक डिटेल, ठीक है। फिर तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवयन। तंत्रिकीय नियंत्रण आपने 10th में पढ़ा होगा, ये नियंत्रण एवं समन्वयन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब क्या है भाई, मैंने सोचा कि हाथ उठा लूं, मैंने हाथ उठा लिया। कैसे उठा लिया? दिमाग ने कहा कि हाथ उठा लो, हाथ उठा लिया। ये जो दिमाग है ये मेरी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, समझ गए? ऐसा समझो कि ये ड्राइवर है और ये पूरी कार है, ये कार चल रही है, ये इसको ड्राइव कर रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। तो कैसे भाई, दिमाग तो यहाँ पे है, तो घुटना कैसे कंट्रोल कर ले रहा है वो? कोई ना कोई कोशिका है, कोई ना कोई सिस्टम ऐसा होगा ना कि भाई तुम सोच रहे हो और तुम हाथ पैर उठा ले रहे हो। यही होता है नियंत्रण एवं समन्वयन। ये तो हो गया नियंत्रण कि हाँ भाई अपना हाथ नियंत्रित कर रहे हैं, पैर नियंत्रित कर रहे हैं। समन्वयन क्या होता है? समन्वयन होता है कि अंगों का उपयोग ऐसा करना कि साथ में एक साथ उसका उपयोग करना। अब जैसे अगर मान लो तुम चल रहे हो तो तुमने अपने पैरों का नियंत्रण कर रहे हो, लेकिन एक पैर तुम्हारा कहीं पड़ रहा है और एक पैर कहीं पड़ रहा है, तो गिर पड़ोगे। इसी को कहते हैं कि शरीर को नियंत्रित तो करना है लेकिन समन्वय के साथ, यानी कि सही से कोऑपरेट करना है उसको। अंग काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप आखिरी यूनिट आपकी आएगी, उसके बाद में रासायनिक समन्वय। अच्छा, एक होता है तंत्रिकीय समन्वयन, यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं जो आपको नियंत्रित करती हैं, और एक होता है रासायनिक समन्वयन। आपकी बॉडी में कुछ ऐसे जरूरी केमिकल्स होते हैं, जैसे आपको पता है, आप आपने कुछ खाना खाया, मान लो पिज्जा बर्गर खाया, आपको अच्छा लगता है। ये जो अच्छा लगता है ना, आपके अंदर एक हार्मोन आता है, उसको बोलते हैं डोपामिन। अगर मैं भी आपके अंदर डोपामिन डाल दूं ना, आपको बिना मतलब के अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए डोपामिन को बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। तो कहीं ना कहीं ये हार्मोन आपको कंट्रोल कर रहा है। एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। अगर मैं आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल डाल दूं ना, भले ही आप फर्स्ट आओ लेकिन आप दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये आपको दुखी करता है। तो जब जब आप दुखी होते हो आपकी बॉडी में आता है कॉर्टिसोल, जब जब आप खुश होते हो आपकी बॉडी में आता है डोपामिन। तो भाई एक तरीके से ये केमिकल्स भी आपको कंट्रोल करते हैं। कोई आदमी बहुत खुश है, कॉर्टिसोल डाल दो थोड़ा सा, लो, दुखी हो गया। कोई आदमी बहुत दुखी है, डोपामिन डाल दो, उसको खुद ही नहीं पता चलेगा कि उसको इतना अच्छा क्यों लग रहा है। तो एक तरीके से आपको कुछ केमिकल्स भी आपको कंट्रोल करते हैं। तो यही बेसिकली आपकी यूनिट है, इसके बारे में पढ़ना है। सारे ही टॉपिक इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो जो पढ़ने बैठेगा उसको सब इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। हम यहाँ मेहनत करेंगे और आपको बैठने देंगे, ऐसा तो संभव है नहीं। बाद में इसके बाद में अगर आप जानना चाहें तो इसके बाद में आता है आपका प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक, जो कि थोड़ा बहुत मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करता रहूंगा। और रही बात किस भाषा में, तो हिंदी मेन लैंग्वेज होगी, लेकिन जो आपको पीपीटी मिलेगी, जो आपको समझाऊंगा, वो बाइलिंगुअल समझाऊंगा। देखो हिंदी वालों को बुरा लग सकता है, लेकिन बात यह है कि कल को आप जब हायर एजुकेशन में जाओगे ना, तो आपको हिंदी सब जगह रखी हुई नहीं मिलेगी। तो आपको कम से कम इतना रहे कि आपको देख के रोना ना आए कि हाँ इंग्लिश पढ़ा दिया, इंग्लिश ही आती है या तो हिंदी ही आती है। कम से कम दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि भाषा तो विरोध, भाई भाषा से बैरियर थोड़ी होता है, दोनों भाषाएं जानो। तो पीपीटी आपको बाइलिंगुअल मिलेगी। बाकी आपको बने रहना है क्लास में, और कल से आपकी रेगुलर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो हमारे साथ जुड़िए और अपने इस 11th और 12th के सफ़र को यादगार बनाइए और सफल होइए, यही मैं कामना करता हूँ। और इसके साथ में आज की इस क्लास का यही अंत करता हूँ। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।